नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं कॉमरेड प्रेमचंद। कॉमरेड प्रेमचंद वो शख्सियत हैं जो पिछले कई दशकों से गरीब, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, महिला, दलित, अल्पसंख्यक इनके हितों के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष करने में आगे रहते हैं। कॉमरेड प्रेमचंद ने ईमानदारी और सच्चाई, त्याग और कुर्बानी के रास्ते पर चलते हुए गरीबों के हित में पूरा जीवन लगाया है। आज हम कॉमरेड प्रेमचंद से बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में, हमारी विदेश नीति के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, किसान और कृषि नीति जो सरकार अपना रही है उसके प्रति कम्युनिस्टों के दृष्टिकोण के बारे में और बहुत सी बातें करेंगे कॉमरेड प्रेमचंद से, जिनका सीधा संबंध गरीब, किसान, मजदूर की ज्वलंत समस्याओं से है। कॉमरेड प्रेमचंद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव हैं। तो कॉमरेड प्रेमचंद जी, आपका स्वागत है चैनल पर। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका भी। तो कॉमरेड जी, आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हमारे अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, वो लगातार मीडिया में अपने कार्यक्रमों में प्रचार कर रहे हैं कि हमने हरियाणा का एक विकास मॉडल बनाया है। हरियाणा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। भाजपा के राज में हरियाणा ने गगनचुंबी विकास किया है। ये जो विकास की उदाहरण और जो विकास का मॉडल भाजपा खड़ा कर रही है, इसकी क्या सच्चाई है? आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है इसके पीछे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने ये सवाल के रूप में किया है कि हरियाणा की सरकार जो है विकास की छलांग लगा रही है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात यह है कि अभी जो वित्त वर्ष 2026-27 का जो बजट पेश किया सरकार ने, वो 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2,23,658 करोड़ रुपए का। और उसमें सरकार ने ये प्रचार करा कि हमने 10 पॉइंट जो है 8% की बढ़ोतरी करी है। चलो मान लेते हैं सरकार ने बढ़ोतरी करी है, लेकिन वो खर्चों में भी तो दिखना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो है शिक्षा के अंदर बजट बढ़ना चाहिए। अब पहले के बजट से जब तुलना करते हैं तो वो 10.88% खर्च था बजट का, और इस बजट में वो घट के जो है 10.55% रह गया। आपका कहने का अर्थ ये है कि हरियाणा सरकार के खजाने से जो बजट की शिक्षा अलॉटमेंट थी वो 10.88 थी पहले। यस। और वो गिर के 10.55 मतलब 0.23 बजट शिक्षा पर कम खर्च रही हरियाणा कम खर्च। दूसरा मैं और बता रहा हूँ, केवल यही बात नहीं है, सामाजिक न्याय और पोषण के ऊपर जो सरकार का खर्च है पहले 9.14% था, वो भी घट के 7.7% पे आ गया। मतलब लगभग 7% की घटोतरी सामाजिक न्याय और पोषण पे करी है। पोषण पे, जबकि बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए, खर्चा में तो बढ़ोतरी दिखनी चाहिए। और मैं एक बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर भी और देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी अकुशल जो मजदूर हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर मनरेगा में काम मांगते थे। हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया, और अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ जो नया कानून बनाया, ये लेके आए वीबी ग्राम जी। और अभी मनरेगा का काम चलना चाहिए, लेकिन वो चल नहीं रहे हरियाणा में इस तरीके से। और जो बजट भी रखा उसमें पर्याप्त बजट नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं 125 दिन जो हम परिवार को काम देंगे, ये भी कोरी झूठ है। आपका ये आरोप हरियाणा सरकार पे कि मनरेगा को खत्म करके जो वीबी जी राम जी भी लेकर आई है, उसके तहत भी हरियाणा में कोई कहीं पर भी मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा। काम नहीं दे रहे, बिल्कुल मजदूरों के अंदर गुस्सा है। और दूसरा मैं और बता रहा हूं, जो स्थायी रोजगार की बात है, सरकार ने प्रचार किया, बीजेपी ने प्रचार किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची हम नौकरी देंगे और हर साल जो है 2 लाख रोजगार देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वो कहां पे है? हर साल 2 लाख रोजगार देने की बात करी थी, आपको तो 12 साल हो गए। 12 दूनी 24 लाख कर्मचारी मतलब होने चाहिए थे पक्के स्थायी, लेकिन इस सरकार ने मतलब जितनी नौकरियां देनी चाहिए थी वादे के अनुसार वो नहीं दी, बल्कि इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो पक्के कर्मचारी थे उनको पक्के रूप में कच्चा करने का काम कर दिया, जैसे कौशल रोजगार निगम लेकर के आए।
मैं भी ये तुरंत बता रहा हूँ। HKRN की बात कर रहे हो आप? मैं HKRN की बात कर रहा हूँ। मतलब ये तो बिल्कुल लोगों के बीच में है ये बात। दूसरी मैं ये बता रहा हूँ, अभी 2024 के अंदर जो है एक इन्होंने विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन नंबर 48/2024। ये जो कॉलेज कैडर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला था, मतलब विषय नॉलेज के हिसाब से 613 पद इसके निकाल लिए, जैसे अंग्रेजी विषय के, अलग अलग विषय में भी ऐसे थे, और उसमें 2000 से ज्यादा जो है अभ्यर्थी आए। लेकिन इसका जब रिजल्ट मतलब लेकर के आए, नतीजे उसके घोषित करे, उसमें केवल 151 जो है अभ्यर्थी पास कर रहे हैं, कैंडिडेट पास कर रहे हैं। समझा जी, 613 तो पद थे कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक के लिए, लेक्चरर के लिए। बिल्कुल। उसमें 2000 अभ्यर्थी आए, उससे भी ज्यादा थे, 2000 से ज्यादा आवेदन कर्मी आए, वहां में लगना चाहते, उन्होंने अपील करी। तो इन्होंने रिक्रूट कितने करे? उन्होंने 151 ओनली, केवल सिर्फ 151 भर्ती करे। 151, 613 पूरे भी नहीं भरे जी, पूरे भी नहीं भरे। पहला तो वह कम काटे जी, जरूरत के हिसाब है, बिल्कुल, और वह भी पूरे नहीं लाए, वो भी पूरे नहीं लाए। भाई ये कह रहा था कि जो अभ्यर्थी थे उनमें इस बात का गुस्सा था। उसमें भी ऐसे पर्सन उठ रहे हैं युवाओं के अंदर कि हरियाणा से बाहर के लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया। अब पता नहीं चर्चा में ये RSS के लोग हैं या किस तरीके से घूसखोरी के जरिए लगाए गए हैं। एक जांच का विषय बनता है ये, ठीक है, इसकी जांच होगी, इसमें कौन दोषी होगा तो निश्चित तौर पे उनको दंडित करना चाहिए। एक बात ना, इस तरह के भी तो बयान आए हैं जी, जो अपने HPSC के चेयरमैन माननीय आलोक वर्मा जी के ऑफिस से या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोगों से, कि हरियाणा के युवाओं में मेरिट नहीं है जी, वो पेपर पास नहीं कर रहे, क्वालिटी नहीं है। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल उसकी ये टिप्पणी जो थी ये गैर वाजिब है और बिल्कुल सही नहीं है। उसका एक जवाब एक लड़की ने दे दिया। उस लड़की ने ये कहा था कि आप पेपर करवा लो, आप भी बैठो उस पेपर में और मैं भी बैठूंगी, यदि मेरे नंबर ज्यादा आ गए उसमें तो आप ये छोड़ देना पद। चैलेंज, और यदि आपके मतलब आपके कम हुए तो आप छोड़ देना, और मेरे यदि ज्यादा हुए तो ठीक है, मेरे को रख लेना, और यदि आपके ज्यादा हो गए तो मैं ये अपना नौकरी का पर्चा उठा लूंगी। मतलब एक चुनौती उसको दी, उसका जवाब नहीं था उसके पास। मतलब इस बात में कोई बात नहीं, एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा है, मतलब ठीक डील करना चाहिए बच्चों के साथ। दूसरा मैं ये भी बता रहा हूँ, ये जो अभ्यर्थी थे, जो नौजवान थे, कैंडिडेट, छात्र कह लो उनको, कुछ भी, वो तभी से इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ये भर्तियां गलत हैं। वो कोर्ट में चले गए, माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर चले गए और वहां दिसंबर में धरने पे बैठे। और इसमें एक और बात है, ये जो सरकार है ना, ये कह रही है कि हम OBC का भला कर रहे हैं और जो SC लोगों का भला कर रहे हैं, BSC का खास कर ये प्रचार, मतलब, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जो कैटेगरी है, जो आरक्षित श्रेणी है, वो उसमें उनका कोटा भी नहीं भर रहे, चाहे वो OBC का है, चाहे DSC का है या SC का। प्रत्येक प्रक्रिया में जो वाजिब हक है उनका आरक्षण के तहत OBC का वो दिया नहीं जा रहा, वो दिया नहीं जा रहा। और उसके अंदर बड़ा गुस्सा है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर अभियान चलाया। मतलब ये पता लग जाता है कि OBC की तहसील है कि नहीं है। मतलब आज भी आंदोलन रहता है। मतलब आपका कहने का ये है कि भाजपा सिर्फ नौटंकी और दिखावा करे, OBC CM बना दिया, बिल्कुल, या नायब सैनी जी ये कहते हैं OBC का भला करे, ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये बहुत बड़ी चोट है, एक एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर चोट है। आप कॉलेज में यदि प्राध्यापक नहीं रखोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसकी शिक्षा गुणवत्ता जो है स्तर कैसे सुधरेगा। एक नुकसान तो वहां पे कर रहे हैं, और दूसरा नुकसान जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री करके आए हैं और मेरिट के हिसाब से उनको नौकरियां देनी चाहिए, उनको भी वंचित कर रहे हैं। उनका जो जीवन है, उनका जो भविष्य है, उनको अंधकार में धकेल रहे हैं। कामड़ जी के तो सरकार की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, बिल्कुल संदेह के दायरे में है। बिल्कुल, हाँ, ये तो दूसरी। और माननीय हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है पंजाब हरियाणा ने कि वो UGC के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बात और कामड़ जी, आपके आरोप ये है कि जो हरियाणा का विकास का मॉडल है ये खोखला है, इसमें ना शिक्षा पर खर्च है, ना पोषण पर खर्च है, ना रोजगार पर खर्च है,
और ना कोई बुनियादी ढांचा। ये एक झूठा प्रचार है भाजपा का जो विकास का है। मैं यही कह रहा हूं कि शिक्षा और रोजगार के बगैर हम जो है समाज के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, जो इन्होंने बिल्कुल धराशायी कर दिया इतने साल से, तो कोई ये जो कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं ना 10-10 साल से ज्यादा के 20-20 साल हो गए, अब तो माननीय उच्च न्यायालय का ही फैसला आ गया उनको पक्का करो, लेकिन सरकार अभी तक कर नहीं रही। कोई पॉलिसी बना के कर दो, क्या दिक्कत है। एक तो मैं ये कह रहा हूं इस रूप में, ये जो कह रहे हैं ना विकास की छलांग वगैरह, कुछ नहीं है, ये केवल मात्र प्रचार का इनका तरीका है। अलग अलग और भी बिंदुओं पे जब बात करेंगे तो उसमें भी ऐसी चीज आएंगी। मैं कर सकता हूं, जैसे अभी 2024 के एनसीआरबी के आंकड़े जो है जारी करे हैं, और ये तो है कि देश के अंदर भी अपराध की घटनाएं बढ़ी है। महिलाओं और दलितों के खिलाफ जो है अपराधी घटनाएं जो हैं वो भी बढ़ी हैं, इजाफा हुआ। यदि हम हरियाणा के सतर पे देखें तो चौथा स्थान है हरियाणा का अपराधी घटनाओं में। पूरे देश में अपराध की घटनाओं में हरियाणा चौथा नंबर पे है। और इसमें जो है जो बच्चे हैं उनके खिलाफ अपराधी घटनाएं बहुत है, और महिलाओं के खिलाफ अपराधी की घटनाएं बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत चिंताजनक है, गंभीर रूप से दुष्कर्म और यौन अपराधों की जो घटनाओं के संदर्भ में। बिल्कुल, मैं अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये भी सुर्खियों में आ रहा है, ये जो कुरुक्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल था, वहां पे एक सेवानिवृत्त जो डॉक्टर था उसको दोबारा से लगाया, और अभी एक बाप बेटी जो है हॉस्पिटल में दाखिल हुए, और एक जो जिम्मेवारी का पद है जिससे आपसे डील करना चाहिए, लेकिन वो सारी जो हदें पार कर दी। डॉक्टर शैलेंद्र शैली जो नाम है, और उसके ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे। सवाल ये है कि वो रखे ही क्यों है, उसके पीछे किसका हाथ है, क्या राजनीतिज्ञ है उसके पीछे, या कौन बड़े अधिकारी हैं, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जब आप ऐसे संरक्षण दोगे तो कैसे ये अपराध रुकेंगे, रुक ही नहीं सकते। आपका कहना ये है कि जो ये महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिल रहा है इनको। बिल्कुल, उन लोगों को, दुष्कर्मियों को। हाँ बिल्कुल, मतलब क्यों लग रहा है वो बार बार, जब रिटायर हो गया अब फिर लग रहा है, जिसपे पहले मतलब ऐसे आरोप लगे हुए हैं, पहले भी कहीं सरकार से जांच की मांग करते हो, वो पूरी जांच की जाए और इसको दोषी को सजा दी जाए। हाँ बिल्कुल, सख्त से सख्त सजा दी जाए, बिल्कुल सही है। केवल ये एक मामला है, और भी बहुत सारे हैं, मैं तो एक उदाहरण के रूप में, नए के रूप में ये बता रहा था। अच्छा कामड़ जी, वैसे मैं कुछ नई चीजों पे भी बता रहा हूँ। देखो, आप देखो, पीने का पानी जो है एक बुनियादी सवाल है, और निकासी का भी बिल्कुल। लेकिन जो सरकार है, अभी तो बहुत गर्मी का मौसम है, और लोग पहले भी ये बात उठाते हैं कि सरकार को पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही। मतलब हर एक जिले के अंदर लोग पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं, और सरकार के समक्ष ये आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए पानी की व्यवस्था तो कर दो। एक गांव है ना उसी में, चैनत गांव में कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, ये तो एक उदाहरण है। और किसान, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, ये आवाज उठा रहे हैं कि जो बरसाती पानी है उसके लिए कोई ड्रेन की ऐसी व्यवस्था हो ताकि पानी यानी कि इकट्ठा ना हो, जल भराव ना हो, जैसे पहले हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो सरकार जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही, और घोटाले भी बहुत बढ़ रहे हैं सरकार के अंदर, भ्रष्टाचार का आरोप। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप देखो, मैं ये अभी जो गेहूं की फसल का जो सीजन था, अभी सरकार ने वैसे वो बना दिया अपनी फसल, अपना ब्यौरा के नाम, मेरी फसल, वो डिजिटल पंजीकरण पोर्टल बना दिया। अब जब ये बना दिया, सरकार से सवाल करा लोगों ने, ये क्यों बनाया, बोले इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लग जाएगा, रुक जाएगा। अरे भाई फिर क्यों हो गया, ये करनाल में इंदरी की जो अनाज मंडी है, मतलब हरियाणा से बाहर के जो लोग हैं, आड़ती करते हैं, कौन करते हैं, उनका उस पोर्टल में जो पंजीकरण कर दिया, और यहाँ के किसानों को बाहर कर दिया, और उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, जो एमएसपी का जो रेट है उस पे वो कणक खरीदी जा रही है, बाहर से सस्ती ला गए, यहाँ के किसान की जो है खरीदी नहीं जा रही है। एक बहुत बड़ा घोटाला है, केवल इंदरी का नहीं, दूसरे भी मामले हैं, इससे पहले धान का भी घोटाला है। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे जो है ऐसे मामले हैं घोटाले के, सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही, एक दो छुटमुट करके उसमें लिपा पोती कर रही है।
इसके पीछे कौन लोग हैं, उस पर ठीक से कार्रवाई हो, जांच हो, ये करप्शन रुके, लोगों का नुकसान तो ना हो, ये है। और मैं एक और बात बता रहा हूं, आज जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का जो सामान है, जो वस्तु है उसके अंदर, आज त्राहिमाम है लोग। मतलब बजट गड़बड़ा गया। बजट क्या, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ताजा कमाते हैं, ताजा खाते हैं। मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जिनकी एक स्थायी जो आमदन है, उनका तो बिल्कुल आप देखते हैं महीना में जो है बजट गड़बड़ा गया। और जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। आज रसोई की गैस महंगी हो गई, और सरकार को कोई राहत देनी चाहिए, कोई ऐसा, जैसे राशन डिपुओं के माध्यम से मिलता है ये जो राशन वितरण प्रणाली का, सार्वजनिक वितरण सब सबके लिए, मतलब सस्ता जो है राशन, खाने का सामान, तेल वगैरह वो उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आज बहुत ज्यादा परेशान है, और फिर सरकार ये कह रही है कि भाई हम तो विकास की छलांग लगा रहे हैं। कमाल है, लोग इतने तंग हैं, दिक्कत हैं, और सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कामड़ जी, कुछ थोड़ी राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे। आपने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आप कह रहे हो कि जैसे हरियाणा सरकार ईमानदार सरकार नहीं। मैं इसमें एक और कह रहा था, क्योंकि देखो हमने ना जो ये सारी समस्याएं हैं, इसमें वो कुछ काम करने की बात करी है। जैसे एक तो ये आज जो संकट बना हुआ है ना प्रदेश के अंदर, अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मीटिंग हुई थी, अभी राज्य कमेटी की 31 तारीख को, और उसमें बकायदा हमने फैसला लिया है, निर्णय लिया है, चर्चा कर। क्या फैसला लिया जी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जितनी भी पार्टी की इकाइयां हैं, वो बकायदा गांव दर गांव जो है अभियान चलाएंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, और जन समस्याएं जो हैं, चाहे वो पीने के पानी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और उन मुद्दों को उठाएंगे। और बाद ये गांव से होते हुए हम तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे जो है 1 जून से लेके 15 जून तक जो है धरने, प्रदर्शन, इस पे जो है पार्टी काम करेगी। मतलब आंदोलन पे, लोकल मुद्दों पर बिल्कुल जन अभियान और आंदोलन चलाएगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बिल्कुल। अच्छा ना, एक काम मैं कर था अपना, जो आप भ्रष्टाचार का बीजेपी पे भी आरोप लाया, भ्रष्टाचार का आरोप तो आपकी पार्टी के नेताओं पर भी लगा रहा है विपक्ष से। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय कामरेड पिनरई विजयन जी, उनके घर अभी ईडी ने छापा मारा है। और भाजपा तो खैर आपकी एक वैचारिक विरोधी है ही। आपके जो सहयोगी भी हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी, वहां माननीय राहुल गांधी जी या खड़गे जी ने भी आरोप लगाए विजन के घर तो ईडी नहीं जाती, या वो ये भी कहा है कि माकपा भाजपा की बी टीम है। और अभी वीडी स्टेशन या जो भी माननीय है जो केरल के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, वो प्रधानमंत्री से मिलके आए हैं। ये पूरा मामला क्या है जो विजन को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कोशिश कर रही है सरकार? देखो, आज देश में जो सबसे भ्रष्ट जो है सरकार है, वो बीजेपी की है। वो कैसे है? एक तो ये पहले पीएम केयर फंड लेके आए, लोगों ने काफी पैसा जमा किया, और इस सरकार ने उसका हिसाब किताब देने से ही मना कर दिया। अच्छा, एक बात। दूसरा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे। बिल्कुल ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो इकट्ठा करा बीजेपी ने करा, जिनकी सरकार है। आपकी पार्टी ने तो मना कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ, केवल सीपीआईएम एक ऐसी पार्टी थी जिसने ये मना करा, वामपंथी पार्टियां भी साथ थी, कि भाई ये बिल्कुल गलत है, जनतंत्र के खिलाफ है, और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गई और जीत भी हुई कि जो ये केंद्र सरकार ने जो फैसला ले रखा है, ये संविधान के खिलाफ है। ये ठीक है, वो खारिज हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम खत्म, खारिज हुआ। मैं ये कह रहा हूं, तो इससे साफ पता लग जाता है कि कौन जो है, ठीक है, भ्रष्ट है और कौन नहीं भ्रष्ट है। अब मैं बता रहा हूं, जनहित के मुद्दों पे आज कोई लड़ रहा है तो सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियां लड़ रही हैं। और दूसरा, जो ये जो केरल सरकार की आपने बात करी, जब पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे, एक देश के सामने एक नया विकल्प जो है उन्होंने दिया। खुद इस व्यवस्था के अंदर जो केंद्र सरकार की संस्थाओं के जो आंकड़े हैं, सूचकांक के पैमाने पे देखेंगे, वहां पे अति गरीबी खत्म कर दी, वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की
स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर है और कोई सांप्रदायिक दंगा वहां पे नहीं है। एक चीज अब जो है ये जो डरते हैं तो केवल कम्युनिस्टों से, कि डरने का मतलब ये है कि इनकी जो वैकल्पिक नीतियां हैं ये जनता के हित में है और लोगों को ये लामबंद कर सकते हैं। और जो पूंजीवाद परस्त साम्राज्यवाद परस्त जो ये नीतियां देश पे लागू कर रहे हैं, जिसका देश को देश की जनता को नुकसान है, और सीपीआईएम और वामपंथी लड़ रहे हैं, इनको रोका जाए कैसे भी करके, मतलब छल कपट के जरिए, या मतलब जो संस्थाएं हैं, चाहे ईडी की बात है, सीबीआई की बात है, आईटी की बात है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये पहले से ही कह रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर सरकार जो है ये दबाव डाल रही है, उनको डरा रही है, धमकाने का काम कर रही है, ईडी वगैरह। पहले हमने देखा एक राज्य के जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको जेल में डाला, हेमंत सोरेन जी को, फिर ये केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल। हाँ, ऐसा है। ईडी एक भाजपा का औजार बन गया, औजार बन के रह गया। ऐसा कुछ नहीं, ये बदनाम करने के लिए है। पिनराई विजन ने बहुत अच्छा काम करा है और ईमानदार है, और खुद ईडी वहां पे गई थी, वहां पे कुछ नहीं मिला उनको। ईडी ने कहा हाँ, ये आरोप बेवजह के हैं, खामखाई के हैं, ये पीछे 7 साल से लगे हुए हैं, जब कुछ नहीं मिला इनका अब भी कुछ नहीं, ये तो खामखाई की बात है। हो रहा है कामड़ जी वहां जैसे मीडिया से कि पिनराई विजन 5 बार से ज्यादा विधायक रह लिए और 10 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, तो भाई उनका राजधानी में खुद का मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। या कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, क्या वो खुद के लिए ऐसे प्रॉपर्टी या श्रेष्ठ साम्राज्य जैसे अपना हरियाणा मापा देखते हैं, इस तरह से संपत्ति खड़ी नहीं करते? देखो, ये देश का दुर्भाग्य है। एक दौर में बेशक कोई भी पार्टी थी, थोड़ी नैतिकता थी, मतलब ईमानदारी थी, केवल सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियों में बची हुई आज भी, मतलब जो जनता के हित में काम कर रहे हैं और साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चाहे वो आप ईएमएस को देख लो, नैनार साहब भी रहे हैं वहां पे, कामड़ी ईएमएस समुद्री पाद और कामड़ी ई के नहीं नाम। हाँ, ज्योति बसु रहे लंबे समय तक। माणिक सरकार देख लो, त्रिपुरा के 20 साल तक, जिसको कहते हैं कि देश का सबसे गरीब मुख्यमंत्री रहा। आप भी देखोगे ना सोशल मीडिया पर काट गया, भी मिल जाएगा। और इसी तरीके से पिनराई विजन है, ये खाम खाई का जो इन्होंने बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये कम्युनिस्ट ही हैं जिनके ऊपर कोई मतलब जो है आरोप नहीं लगा सकता, ना सिद्ध कर सकता। मतलब आप ये दावा करते हो कोई भी कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधि है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, ना 2 नंबर में पीछे करते? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड है अब तक का। अब जिस तरह हो रहा भाई, छापे मार रहे हैं, पार्टी में दल बदल कर ले हैं, कम्युनिस्टों में तो ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, एक और सवाल कामड़ जी आपसे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, देश के अंदर स्किल पैदा करेंगे और एक पूरी दुनिया भर के सैकड़ों देशों में वो घूम के आए हैं, विदेशों से अच्छे संबंध कायम करेंगे, विदेश नीति का, स्वतंत्र विदेश नीति, ये कह रहे हैं। भारत का डंका बज रहा है दुनिया में, लोग अब जानने लगे हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं विदेशों में। जो है भारत की विदेश नीति का सवाल है, और खासकर अभी मीडिया में चल ही रहा है कि माननीय ट्रंप जी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो एक प्रकार के टैरिफ का कोड़ा बार बार भारत पे भी चला रहे हैं, और एक प्रकार से वो ये ऑर्डर दे रहे हैं भाई आपने रूस से तेल नहीं खरीदना, आपकी छूट नहीं है। मतलब क्या भारतीय गणराज्य अब व्हाइट हाउस से नियंत्रित हो रहा है? या जो विदेश नीति के सवाल पर आर्थिक आत्मनिर्भरता का जो सवाल है, इस पर जो बीजेपी के दावे हैं और हकीकत है, इसमें आपकी पार्टी का, सीपीआईएम का क्या रुख है? देखिए, तो जो ये दावे किए जाने हैं बीजेपी सरकार द्वारा, मोदी जी करो या और भी कोई मंत्री, इसका ये हवाई बात साबित होगी। आप देखो, पिछले दिनों खुद देश का जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 बार ये बोलना पड़ा कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा, कोई विदेशी यात्रा नहीं करेगा, घर बैठ के काम करेंगे। ये उससे ये पता लगता है कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है किस दिशा में जा रही है। आज बहुत बड़ा संकट है, ये इनके दावे फेल हैं। और मैं दूसरा ये भी बता रहा हूं, ये पीछे जो है राम माधव जी, जो आरएसएस बीजेपी के नेता, अप्रैल के महीने में अभी इसी साल वहां गए थे,
अमेरिका के अंदर। और ये उजागर हुआ स्वयं मीडिया के सामने। उसने खुद ये मानना है कि ईरान से जो भारत तेल लेता था, कि अमेरिका ने जब कहा कि अब ईरान से तेल नहीं खरीदना, तो हमने नहीं खरीदा। रूस के मामले में भी ऐसा ही था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, हमने इसको भी मान लिया। अब जो कह रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता नाम की चीज कहां पे बच गई? जो विदेश नीति है मतलब वो सही नहीं है केंद्र सरकार की। आपका ये कहना भारत सरकार ने समर्पण की नीति अपनाई, आत्मसमर्पण कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, देखो ये इन्होंने समर्पण की नीति तो अपनाई है, जबकि अपने देश की परंपरा और एक इतिहास रहा है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई का। लाखों लोगों ने यहाँ पे शहादत दी है, यातनाएं झेली हैं, और आज जो है ये सब उसको बुला रहे हैं। मतलब अमेरिका ये कह दे कि आप 1 महीने तक रूस से तेल खरीद लोगे, उसका कोई जवाब नहीं। उसका जवाब क्यों नहीं, जब दुनिया में छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका जवाब देते हैं ठीक से, ये बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता? ऐसा कोई आत्मनिर्भर की नीति नहीं है। आज आर्थिक संकट, अब तो बैंकों में भी ऐसा हाल हो गया, ज्यादा पैसे दे नहीं रहे। मैं तो कल कैथल के बैंक में जब जा रहा था, कोई बता रहे थे कहीं, मैं बैंक में गया, भाई 20,000 से ज्यादा नहीं दिए, और यहाँ 1 लाख से ज्यादा रुपए नहीं दे रहे। पंजाब में भी, हरियाणा में और भी बहुत सारी जगह पे ये साफ साफ संकट दिखा रहा है। नौकरियां नहीं, कोई पैदा नहीं हो रही, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई बढ़ नहीं रही। ये केवल इनके दावे दावे ही है, और वास्तव में जब देख रहे हैं वो फेल है निश्चित तौर पे। मैं ये कह रहा हूं इसमें भी कि साम्राज्यवाद परस्त जो नीतियां हैं जो आज देश के ऊपर भी थोपी जा रही हैं, ये पेट्रोल डीजल रसोई गैस और ये जो सीएनजी वगैरह जो है, इनकी नीतियों के कारण ही आज देश को ये भुगतना पड़ रहा है। जब क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल था, जब जनता को राहत नहीं दी, लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने मुनाफा कमा लिया। अभी एक स्थिति बनी है ईरान पे, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो युद्ध लगा रखा है, अभी ये तो इजराइल के साथ खड़े हैं अभी। जबकि ईरान, अभी ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई ना, विदेश मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कभी जवाब नहीं दिया, ईरान का विदेश मंत्री ने कहा, और रूस के विदेश मंत्री ने कहा। तो फिर ये क्यों नहीं ले रहे? वो सस्ता दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम है, और अपना भी सामान वहां पे जाता है, चावल वगैरह जो भी और सामान। लेकिन ये केवल उसके पीछे लग्गू बने हुए हैं अमेरिका के। और ये अमेरिका जो है केवल ईरान नहीं बल्कि क्यूबा को भी धमकियां दे रहा है, छोटा सा देश है एक उसका। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ये साम्राज्यवाद परस्त नीतियां हैं और अपने देश की जो गुट निरपेक्ष नीति को छोड़ करके जो पिछलग्गू बन रहे हैं, हम जो हैं इन मुद्दों को लेके 1 जून से लेके 30 जून तक हम प्रदेश के अंदर, वैसे देश के अंदर भी पार्टी जो है सीपीआईएम, और प्रदेश के अंदर भी एक कैंपेन करेंगे, अभियान चलाएंगे और सेमिनार भी करेंगे क्यूबा एकजुटता के लिए। पहले देश हमारा क्यूबा के साथ खड़ा था और बहुत सारा अनाज वहां पे भेजा भी था। तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि किसी देश पे गलत ना हो, जैसे इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भी उठा लिया, अपहरण करके ले गए। ये तो गुंडागर्दी है सरेआम, और इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। भारत की सरकार को भी करना चाहिए, हमारा ये दबाव रहेगा सरकार पर, लोगों को भी करना चाहिए निश्चित तौर पे। ये है। तो कामड़ जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहते हो? देखो, अपील का तो ये, हम लोगों में जाते हैं, अपील भी करते हैं कि जो ये नीतियां हैं, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो अपनाई जा रही है, ये गलत नीतियां हैं। अभी जैसे हरियाणा में भी मेरे से एक छूट गया, अभी इन्होंने बजट में भी करा था हरियाणा एग्री डिस्कॉम अलग से, यानी कि किसानों के लिए अलग से वितरण निगम बना रहे हैं, जैसे उत्तर बिजली वितरण निगम बना हुआ है या दक्षिण के नाम से बिजली का अलग से डिस्कॉम बना रहे हैं। हाँ, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो सब्सिडी जो दे रहे हैं ना, उसका बोझ भी कम करना है उद्देश्य। मतलब आपका कहना है कि जो किसानों को सस्ती बिजली ट्यूबवेल की मिल रही है, पंप की मिल रही है, बोर की मिल रही है, उसको महंगी करेंगे। उसको महंगी करेंगे, और केवल किसानों का नहीं बल्कि आम जो उपभोक्ता है
उसके लिए भी बिजली महंगी होगी, जो ये स्मार्ट मीटर वगैरह जो लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर वगैरह, और इसमें स्थायी कर्मचारी भी नहीं होंगे, और एक रोजगार का बड़ा संकट होगा, स्थायी रोजगार नहीं होगा, एक बड़े सवाल है। तो अपील करते हैं, देखो अपनी जिंदगी जो है लड़ाइयां लड़के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, संघर्षों के जरिए, और इस देश का, प्रदेश का विकास किया है देश की आजादी के बाद। आज तो ऐसा सवाल बन गया कि एक बार तो इसको ही बचाना है और फिर बेहतर भी बनाना है। तो अपील करते हैं सभी जागरूक लोगों से, नौजवान हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, चाहे कोई छोटा दुकानदार है, वो आए और इस देश और प्रदेश को जरूर बचाएं आगे आकर के। ये मेरी अपील है। आपने समय दिया कामरेड जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। और सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि वो लोक हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी का शुक्रिया।